दोस्तों मिलो हमारे हीरो ईडन से। बेचारा इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि इसे लगा होगा शायद संडे है और कोई मस्त सपना चल रहा होगा। पर भाई की किस्मत देखो, इसकी आंख किसी अलार्म से नहीं बल्कि बाहर से आ रही अजीबोगरीब चीखों से खुलती है। ईडन थोड़ा कश्मकश में है, शायद सोच रहा होगा कि पड़ोसियों का फिर से झगड़ा शुरू हो गया क्या। वो उठता है, थोड़ा डरते डरते अपने दरवाजे के उस छोटे से होल से बाहर झांकता है, पर वहां सन्नाटा था। इसे लगा शायद वहम होगा, पर असली झटका तो तब लगता है जब ये टीवी ऑन करता है। टीवी पर कोई सास बहू का सीरियल नहीं बल्कि एक खतरनाक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। सिग्नल्स गायब हैं और स्क्रीन पर लिखा है कि ये कोई टेस्ट नहीं है, असली वाला पंगा हो गया है। अब ईडन की हालत पतली होने लगती है। तभी बाहर से फिर वही चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ये भागते हुए बालकनी में जाता है और जो नजारा देखता है, भाई साहब इसके तो होश ही उड़ गए। नीचे का सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई GTA का मिशन फेल हो गया हो। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, गाड़ियां टकरा रही हैं और तभी बूम, एक हेलीकॉप्टर सीधा पड़ोस वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। अब हॉलीवुड मूवीज में तो ये सब कूल लगता है, पर जब अपनी बालकनी से दिखे तो पैंट गीली होना लाजमी है। ईडन वहां खड़ा ये सब देख ही रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में अकेली खड़ी थी। ईडन को लगा बेचारी बच्ची खो गई है। वो लोगों को उसकी मदद करने के लिए चिल्लाता है, पर अगले ही पल जो हुआ उसने ईडन के दिमाग की दही कर दी। वो नन्ही सी परी अचानक एक प्रोफेशनल हंटर बन जाती है और एक आदमी पर ऐसे झपटती जैसे उसे कई सालों से भूख लगी हो। उसने उस आदमी को इतनी बुरी तरह काटा कि ईडन समझ गया ये कोई नॉर्मल दंगा फसाद नहीं है बल्कि शहर में ज़ॉम्बीज़ का राज शुरू हो चुका है। डर के मारे ईडन तुरंत अंदर भागता है, पर तभी दरवाजा खुलता है और एक बिन बुलाया मेहमान अंदर घुस आता है। ये इसका पड़ोसी था जो अपनी जान बचाने के लिए ईडन के घर में घुसा था। अब दुश्मन बाहर हो तो डर लगता है, पर दुश्मन घर के अंदर आ जाए तो। ईडन को लगा ये भी ज़ॉम्बी है, पर वो पड़ोसी बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, भाई मैं ठीक हूँ, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। उसने बताया कि उसके सारे दोस्त ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और उन्होंने उस पर अटैक किया था। ईडन थोड़ा रिलैक्स होता है, पर तभी पड़ोसी बाथरूम जाने का रास्ता पूछता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, ईडन की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ती है। वहां एक बड़ा सा खून से लथपथ ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। अब ईडन के दिमाग की घंटी बजती है कि बेटा ये पड़ोसी तो गया। अपनी सेफ्टी के लिए ईडन किचन से एक बड़ा सा चाकू उठा लेता है। जब वो पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है और ईडन के हाथ में चाकू देखता है तो वो समझ जाता है कि उसका राज खुल गया है। वो सफाई देने की कोशिश करता है, देखो भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर भाई की आंखें अचानक लाल होने लगती हैं और उसका शरीर अजीब तरह से झटके खाने लगता है। ईडन समझ जाता है कि वायरस ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो चिल्लाता है, निकल यहाँ से, वरना आज तेरा पड़ोसी धर्म यहीं खत्म कर दूंगा। बेचारा पड़ोसी हालत खराब देखकर बाहर निकलता है, पर बाहर जाते ही कॉरिडोर में खड़े ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ते हैं। ईडन तुरंत दरवाजा लॉक कर देता है और थोड़ी देर बाद जब बाहर का माहौल शांत होता है, वो टीवी पर न्यूज़ देखने बैठता है। न्यूज़ रिपोर्टर बता रही है कि ये वायरस एक आग की तरह पूरे शहर में फैल चुका है और अब किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। रिपोर्टर आगे ये भी वार्निंग देती है कि भाइयों और उनकी बहनों अपने अपने घरों की खिड़की और दरवाजे ऐसे सील कर लो जैसे पड़ोसी का लोन मांगने वाला आता हो। ईडन बेचारा पहले ही डरा हुआ था, अब वो फटाफट सारी खिड़कियों और दरवाजे चेक कहता है। उसे सबसे पहले अपने पेरेंट्स की याद आती है। वो बार बार फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है, पर किस्मत तो देखो, हर बार लाइन्स आर बिजी वाला मैसेज ही सुनाई देता है। शायद पूरा शहर एक साथ ही अपने रिश्तेदारों को टाटा बाय बाय बोलने में लगा था। ईडन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, पर तभी उसके फ़ोन पर उसके पापा के मैसेजेस आने लगते हैं। मैसेजेस देखकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। पापा ने लिखा था, बेटा हम तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकते, अपनी बहन का ख्याल रखना, हिम्मत मत हारना और बस स्टे अलाइव। ईडन को समझ आ जाता है कि अब उसे खुद का सुपर हीरो खुद ही बनना पड़ेगा। दिन गुजरने लगते हैं और हमारे हीरो की हालत अब किसी पुराने ज़माने के साधु संत जैसी होने लगी है। लंबी दाढ़ी और बिखरे बाल। ईडन हर गुजरने वाले दिन को अपने मिरर पर मार्क करने लगता है ताकि उसे याद रहे कि वो कितने दिनों से इस ज़ॉम्बी वेकेशन पर है। एक हफ्ता बीत जाता है और भाई अब लैपटॉप पर अपनी सर्वाइवल डायरी रिकॉर्ड करने लगता है। वो बताता है कि कैसे वो इस अपार्टमेंट में कैद है और बाहर की दुनिया अब किसी हॉरर गेम के क्लाइमैक्स जैसी दिख रही है। ईडन फिर से पेरेंट्स को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर अब तो सिग्नल भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, बिल्कुल गायब। माहौल और भी खराब तब होता है जब अपार्टमेंट की बेसिक फैसिलिटीज़ जवाब देने लगती हैं। एक दिन ईडन किचन का नल खोलता है, पर वहाँ से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती।
अब ज़ॉम्बीज़ से डरना एक तरफ और प्यास से मरना दूसरी तरफ। ईडन को अब समझ आता है कि सर्वाइवल इतना भी इजी नहीं है। उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वो भी खत्म होने की कगार पर है। वो हर निवाले को इतने ध्यान से खाता है जैसे कोई 5 स्टार होटल का महंगा डिश हो। बेचारा डर और भूख के बीच ऐसे फंसा है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक रात जब वो अपने लैपटॉप में कुछ पुरानी तस्वीरें देखकर थोड़ा इमोशनल हो रहा था, तभी उसे अचानक किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। ईडन तुरंत अलर्ट हो जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट उठा लेता है। उसे लगता है शायद पड़ोसी फिर से लौट आया है, पर इस बार खतरा ऊपर से था। अपार्टमेंट के वेंटिलेशन वेंट से एक ज़ॉम्बी लड़की घुस आती है। ईडन बिना वक्त गंवाए किसी कोने में छुप जाता है। वो ज़ॉम्बी लड़की उसे ढूंढते हुए धीरे धीरे उसके रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही उसे सही मौका मिलता है, ईडन पीछे से निकलकर अपने पूरे जोर से उसके सर पर बैट से अटैक कर देता है। एक ही झटके में उस ज़ॉम्बी का गेम ओवर हो जाता है। अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईडन उस वेंट को अपने सर्फ बोर्ड से ब्लॉक कर देता है ताकि कोई और बिन बुलाया मेहमान ऊपर से टपक ना जाए। दिन और भी मुश्किल होते जा रहे हैं। ईडन अब टूटने लगा था, पर तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। ये उसकी मम्मी का वॉइस मैसेज था। मम्मी बताती हैं कि वो शहर के काफ़ी करीब आ चुकी हैं और कुछ ही घंटों में उसके पास होंगी। ईडन के चेहरे पर थोड़ी खुशी आती है, पर वो खुशी कुछ ही सेकंड्स की थी। मैसेज के एंड में उसे अपने पेरेंट्स की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं और अचानक मैसेज कट हो जाता है। ईडन के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि वायरस ने उसके पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर इतनी बुरी तरह रोता है कि उसका रोना देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। ईडन के रोने धोने से लग रहा था कि वो पूरा समुंदर यहीं भा देगा, पर भाई साहब को अचानक रियलाइज होता है कि रोने से पेट नहीं भरता। अपने भीगे चेहरे को पोंछते हुए वो सोचता है, बस बहुत हुआ, अब मैं बनूंगा रियल लाइफ एक्शन हीरो। वो वही पुराना खून से लथपथ बेसबॉल बैट उठाता है जो शायद उसने सिर्फ दिखावे के लिए रखा था, और ठान लेता है कि अब इस बिल्डिंग से निकलना ही होगा। पर जैसे ही हमारा हीरो दरवाज़ा खोलता है, उसका हीरोइज्म थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। बाहर हॉलवे में इन्फेक्टेड लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी सस्ती सेल में आए होंगे। तभी उसकी नज़र अपने पड़ोसी पर पड़ती है। बेचारा पड़ोसी मरा नहीं था, पर इतनी बुरी तरह जख्मी था कि ईडन पर हमला करने की भी हिम्मत नहीं बची थी उसमें। ईडन को लगा शायद ये उसकी किस्मत है, पर असली किस्मत तो आगे उसका इंतज़ार कर रही थी। ईडन ने सोचा था कि वो बड़े आराम से स्टेयर्स से निकल जाएगा, पर हर कोने में ज़ॉम्बीज़ ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें किसी ने वहाँ ड्यूटी पर लगाया हो। वो जहाँ भी जाता रास्ता बंद मिलता। तभी 2-3 ज़ॉम्बीज़ को उसकी खुशबू आ जाती है और वो उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे वो कोई मुफ्त का बफे हो। ईडन अपनी जान बचाकर भागता है और जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट में वापस घुस जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि बाहर जाना मतलब सीधा मौत को दावत देना है। दरवाजे को पक्का करने के लिए वो अपना फ्रिज ही उठाकर वहां लगा देता है। मतलब अब अगर ज़ॉम्बीज़ को अंदर आना है तो पहले उन्हें फ्रिज के नियम तोड़ने पड़ेंगे। अब शुरू होता है असली इम्तिहान, बोरियत का। कई हफ्ते बीत जाते हैं। ईडन अकेला उसी 4 दीवारी में बंद है। ना कोई मूवी, ना कोई इंटरनेट और ना ही कोई स्विगी जोमेटो। उसका दिमाग धीरे धीरे दही बनने लगता है। वो खिड़की से बाहर देखता है, पर वहां सिर्फ सन्नाटा और तबाही थी। फिर एक रात पूरे शहर की बिजली भी गुल हो जाती है। अब तो अंधेरा और ईडन का दुख दोनों ही गहरे हो गए थे। 42 दिन हो चुके थे। ईडन ने अपना लैपटॉप चालू किया और अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि उसने सदियों से शैम्पू नहीं देखा। वो कहता है, 2 दिन से न खाना है न पानी, अब मुझसे और नहीं झेला जाता। वो हार मान लेता है और फैसला करता है कि वो खुद को खत्म कर लेगा। वो पंखे से रस्सी लटकाकर तैयार होता है, पर तभी एक चमत्कार होता है। जैसे ही वो चेयर पर खड़ा होकर रस्सी गले में डालता है, उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर पड़ती है। वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है, एक जिंदा नॉर्मल लड़की। ईडन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इस तबाही में कोई और भी बच गया है। पर तभी उसका पैर चेयर से फिसल जाता है और वो रस्सी से लटकने लगता है। किस्मत देखिए, उसने रस्सी भी इतनी सस्ती खरीदी थी कि वो बोझ ही नहीं उठा पाई और टूट गई। ईडन जमीन पर गिरता है, पर इस बार वो दुखी नहीं बल्कि खुश था। वो भागते हुए खिड़की के पास जाता है और लड़की को घूरने लगता है। लड़की को लगता है कि कोई ज़ॉम्बी उसे घूर रहा है, इसलिए वो जल्दी से पर्दा गिरा देती है। ईडन हार नहीं मानता। अगले दिन वो एक पेपर पर बड़ा सा हाय लिखकर दिखाता है।
लड़की फिर से पर्दा हटाती है और इस बार वो समझ जाती है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक ठरकी, मेरा मतलब है एक लोनली इंसान है। दोनों पेपर के जरिए बातें शुरू करते हैं। ईडन अपना नाम बताता है और लड़की अपना नाम बताती है, एवा। एवा उसे इशारे से पूछती है कि क्या उसके पास खाना है। ईडन एक पेपर दिखाता है जिस पे लिखा था, खाना तो नहीं है पर पानी की बोतलें बहुत हैं। मतलब भाई के पास सर्वाइवल किट के नाम पर सिर्फ पानी ही पानी है। एवा जैसे ही कुछ और कहने वाली होती है, उसे अपने दरवाजे पर कुछ खतरा महसूस होता है। और ईवा को अपने दरवाजे पर खतरा महसूस होते ही वो तुरंत पर्दा गिरा देती है। बाहर ज़ॉम्बीज़ की फौज मंडरा रही थी, जिस वजह से बेचारी ईवा की हालत पतली हो गई। लेकिन हमारा एडन भाई तो अभी रोमांटिक मोड में था। उसने फटक से पेपर पर लिखा, क्या हम कल फिर बात कर सकते हैं। ईवा ने भी पर्दे के पीछे से थम्स अप दिखा दिया और वहां से निकल गई। अब रात हो चुकी थी और एडन की भूख इतनी बढ़ गई थी कि भाई ने सर्वाइवल के लिए टूथपेस्ट खाना शुरू कर दिया। मतलब ज़ॉम्बीज़ से पहले ये बंदा एसिडिटी से मर जाएगा। तभी ऊपर वाला मेहरबान होता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। एडन ने तुरंत सारे बर्तन बालकनी में रख दिए ताकि पानी जमा कर सके। और भाई पूरे 42 दिन बाद एडन ने इस बारिश में खुलकर नहाने का फैसला किया। 42 दिन, आप सोच सकते हैं उसकी स्मेल से तो ज़ॉम्बीज़ भी बेहोश हो गए होंगे। नहाने के बाद एडन ने अपनी जंगल जैसी दाढ़ी भी साफ की और एकदम चिकना बनकर अगले दिन ईवा के सामने आया। अब बारी थी एक दूसरे की मदद करने की। एडन एक बॉल में रस्सी बांधकर ईवा की बालकनी की तरफ फेंकता है, जिसे ईवा लपक लेती है। प्लान ये था कि इस रस्सी के जरिए सामान भेजा जाए। एडन ने 2 पानी की बोतलें रस्सी से बांधकर ईवा की तरफ ढकेली, लेकिन किस्मत देखो, वो बोतलें ईवा की बालकनी की जाली से जोर से टकरा गईं। इस आवाज ने एक सूट बूट वाले ज़ॉम्बी को दावत दे दी, जो सीधा ईवा के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लगा। ईवा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन एडन ने हिम्मत दिखाई। उसने एक बोतल उठाई और ज़ॉम्बी के सर पर दे मारी। अब ज़ॉम्बी का दिमाग घूम गया और उसने ईवा को छोड़कर एडन की बालकनी की तरफ रुख कर लिया। एडन तुरंत अंदर भागा और एक बेसबॉल बैट उठा लाया। जैसे ही वो सूट वाला पड़ोसी खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, एडन ने बैट से उसकी ऐसी धुलाई की कि वो सीधा ऊपर पहुंच गया। रात होते ही एडन की भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। पेट में चूहे नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ दौड़ रहे थे। उसने डिसाइड किया कि अब पड़ोसी के घर डाका डालना ही पड़ेगा। वो दबे पांव कॉरिडोर में निकला, जहां उसने अपने पड़ोसी की लाश पड़ी देखी। एडन ने उसकी जेब से घर की चाबी निकाली, लेकिन तभी उसे ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ के आने की आवाज़ सुनाई दी। अब भागने का रास्ता नहीं था, तो एडन ने दिमाग लगाया और लाश के साथ लाश बनकर लेट गया। ज़ॉम्बीज़ आए, उसे सूंघा और चले गए। भाई की एक्टिंग के क्या कहने। ज़ॉम्बीज़ के जाते ही वो पड़ोसी के घर में घुसा, जहां बेड पर एक लड़की जख्मी हालत में लेटी थी। एडन ने चेक करने के लिए उसके सर पर हेलमेट फेंककर मारा, लेकिन वो नहीं हिली। एडन को लगा वो मर चुकी है, इसलिए उसे इग्नोर करके वो किचन में खाना ढूंढने लगा। उसे कुछ खाना मिल भी गया और वो सामान लेकर निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक खतरनाक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक झड़प हुई। एडन ने पहले टेबल लैंप से उस पर वार किया और आखिर में कुल्हाड़ी उठाकर उस ज़ॉम्बी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब वो बाहर निकला तो कॉरिडोर ज़ॉम्बी से भरा पड़ा था। वो किसी तरह बच बचाकर अपने कमरे में वापस घुसा और तुरंत अपने कपड़े उतारकर अपनी बॉडी चेक करने लगा कि कहीं किसी ज़ॉम्बी ने उसे लव बाइट तो नहीं दे दिया। किस्मत अच्छी थी कि ईडन को अपनी बॉडी पर कहीं भी कोई नया डिजाइन यानी ज़ॉम्बी का निशान नहीं मिला। मतलब वो अभी भी पूरी तरह इंसान था और सेफ था। इसके बाद उसने पड़ोसी के घर से लाए हुए उस बैग की तलाशी ली, जिसमें उसे 2 ब्लू कलर के वॉकी टॉकी मिले। इन्हें देखकर ईडन के दिमाग की बत्ती जली और उसने फैसला किया कि इनमें से एक वो ईवा को दे देगा, ताकि दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थोड़ा ईजी हो जाए और वो आवाज़ों के जरिए बात कर सके। अब हीरो बनने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही था, तो ईडन ने अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाई और स्पाइडरमैन बनने की नाकाम कोशिश करते हुए बालकनी से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसका सामना एक ज़ॉम्बी से हुआ, लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था, क्योंकि वहां तो पूरा का पूरा ज़ॉम्बी परिवार गेट टुगेदर करके खड़ा था। ईडन ने बिना वक्त गवाए ईवा की बालकनी की तरफ एक वॉकी टॉकी फेंक दिया, लेकिन उसका निशाना थोड़ा चूक गया और वॉकी टॉकी नीचे गिर गया।
इसकी आवाज़ सुनते ही ज़ॉम्बीज़ को लगा शायद डिनर बेल बजी है और वो सब ईडन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। ईडन ने अपनी मिल्खा सिंह वाली स्पीड पकड़ी और एक दूसरी बालकनी पर चढ़कर दुबक गया। रात के अंधेरे का फायदा ये हुआ कि ज़ॉम्बीज़ की आंखें कमज़ोर थीं, तो वो उसे देख नहीं पाए और थक हार कर वहाँ से चले गए। मौका मिलते ही ईडन वापस अपने अपार्टमेंट में घुसा और चैन की सांस ली। अगले दिन सुबह होते ही वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज़ गूंजी, जिसे सुनकर ईडन ऐसे खुश हुआ जैसे उसे लॉटरी लग गई हो। दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की। ईडन ने बताया कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, वहीं ईवा का दुखड़ा भी वही था कि वो भी 2 दिन से भूखी है। बातों का सिलसिला इतना लंबा चला कि कब रात हो गई पता ही नहीं चला। ईवा ने कहा कि अब वो सोने जा रही है और कॉन्टैक्ट कट कर दिया। लेकिन अब ईडन के पेट में चूहे WWE खेल रहे थे, तो उसने डिसाइड किया कि अब पड़ोसी के घर में सर्जिकल स्ट्राइक करनी ही पड़ेगी। उसने वही बाथरूम का वेंटिलेशन वाला रास्ता चुना जहां से वो ज़ॉम्बी लड़की एंटर हुई थी। डक्ट के रास्ते जाते हुए उसे एक ज़ॉम्बी की लाश मिली, जो शायद ऑक्सीजन की कमी से परमानेंट रेस्ट पर चला गया था। उसे देखकर ईडन की हालत टाइट हो गई, लेकिन भूख बड़ी चीज़ है दोस्त। वो किसी तरह हिम्मत करके पड़ोसी के बाथरूम में उतरा, जहां उसे खून के निशान दिखे। जब उसने डरते डरते शावर कर्टन हटाया तो वहां कोई नहीं था। किचन तक पहुंचते पहुंचते ईडन को खाना खजाना मिल गया। वहां इतना राशन था कि वो महीनों तक पार्टी कर सकता था। उसने तुरंत वॉकी टॉकी निकाला और ईवा को खाने के बारे में बताया। ये सुनकर ईवा पॉजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह गुस्सा हो गई कि तुम मुझसे बिना पूछे वहां कैसे गए, जान प्यारी नहीं है क्या? ईवा ने जिद की कि वो भी वहां आना चाहती है, लेकिन ईडन ने उसे समझाया कि अभी खतरा ज्यादा है, पहले वो रास्ता साफ करेगा फिर उसे लेकर आएगा। बात करते करते ईडन की नजर दीवार के एक बड़े होल पर पड़ी। उसने वहां थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो उसे लगा कि कोई उसके आसपास ही है। जैसे ही ईडन पीछे मुड़ा, उसके सामने एक बुजुर्ग चचा एक अजीब सा नुकीला हथियार लेकर खड़े थे। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे ये फैसला कर रहे हों कि पहले अटैक कौन करेगा, पर जल्द ही दोनों को समझ आ गया कि सामने वाला ज़ॉम्बी नहीं है। उन चचा ने अपना हथियार नीचे किया और ईडन से पूछने लगे कि तुम इतनी देर से उस वॉकी टॉकी पर किसे आई लव यू बोल रहे थे? ईडन को लगा कि अगर सच बताया तो चाचा कहीं उसे थर्ड व्हील ना बना दे, तो उसने झूठ बोल दिया कि वो बस खुद को मोटिवेट करने के लिए अकेले में बड़बड़ा रहा था। चाचा को शायद ये सुनकर ईडन पर तरस आ गया और उनका मूड अचानक से हम साथ साथ हैं वाला हो गया। उन्होंने ईडन को ऑफर दिया कि जितना खाना है खाओ, बफे तुम्हारा ही है। ईडन जो पिछले 3 दिन से भूखा था, बिना ये सोचे कि चाचा इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं, खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे वेडिंग में मुफ्त की पनीर मिल रही हो। तभी चाचा ने बड़ी मासूमियत से कहा, बेटा जरा अलमारी से मेरे लिए एक बोतल निकाल दो। जैसे ही ईडन बोतल लेने के लिए मुड़ा, चाचा ने अपना असली रंग दिखाया और उसके सर पर एक जोरदार वार करके उसे टाटा बाय बाय कहकर बेहोश कर दिया। जब ईडन की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अब एक नए डेटिंग गेम का हिस्सा है, लेकिन यहाँ सामने कोई सुंदर कन्या नहीं बल्कि एक खूनख्वार ज़ॉम्बी औरत थी। वो चाचा की बीवी थी जिसे उन्होंने रस्सी से बांध कर रखा था। ईडन डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन चाचा तो प्यार में अंधे हो चुके थे। उन्होंने कहा, ये मेरी पत्नी है और बेचारी 1 हफ्ते से भूखी है, तो आज तुम इसका चिकन डिनर बनोगे। चाचा ने ईडन को एक येलो बोतल दिखाई और कहा, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हारी बॉडी सुन्न हो जाएगी और मेरी बीवी जब तुम्हें काटेगी तो दर्द कम होगा। वाह भाई वाह, चाचा की कस्टमर सर्विस तो देखो, खाने से पहले एनेस्थेटिक भी दे रहे हैं। ईडन ने साफ मना कर दिया और बोला, चाचा तुम्हारा दिमाग घूम गया है, अपनी बीवी को इस नर्क से आज़ाद करो। लेकिन चाचा कहाँ मानने वाले थे। वो गुस्से में अपना नुकीला हथियार लेने चले गए। यहाँ ईडन ने अपनी सर्वाइवल स्किल्स दिखाईं और जैसे तैसे अपनी रस्सी खोली और दरवाजे के पीछे छुप गया। जैसे ही चाचा उसे फिनिश करने के लिए अंदर आए, ईडन ने बड़ी चालाकी से उन्हें पकड़ा और उनकी अपनी ज़ॉम्बी बीवी के सामने धक्का दे दिया। फिर क्या था, चाची ने अपने पति को ही फ्रेश मील समझकर दबोचा और उनका मोए मोए कर दिया। ईडन ने बिना देर किए वहां से दौड़ लगाई, अपना बैग पैक किया और अपने अपार्टमेंट की तरफ भाग निकला। अभी वो थोड़ा सांस ले ही रहा था कि वॉकी टॉकी पर ईवा की रोने वाली आवाज़ आई। उसने बताया कि उसके घर में ज़ॉम्बीज़ घुस चुके हैं और वो बैल्कनी में फंसी हुई है। ईडन को अब सिम्बा वाला जोश आया और उसने कपड़ों की एक लंबी रस्सी बनाकर बैल्कनी से नीचे कूदने का फैसला किया। लेकिन हीरो बनना इतना आसान नहीं होता। कूदते वक्त ईडन का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा ज़मीन पर धम से गिर पड़ा। गिरने की आवाज़ सुनते ही एक ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ईडन ने तुरंत अपनी शॉटगन निकाली और उसका सर उड़ा दिया।
एक्शन तो तगड़ा था, लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। गन शॉट की आवाज़ सुनते ही बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बीज़ को पता चल गया था कि नीचे कोई फ्रेश आइटम आया है और वो सब ईडन की तरफ बढ़ने लगे। गन शॉट की आवाज़ सुनते ही बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बीज़ को पता चल गया था कि नीचे कोई फ्रेश आइटम आया है और वो सब एडन की तरफ ऐसे बढ़ने लगे जैसे किसी फ्री बफे की लाइन लगी हो। अब एडन की हालत ऐसी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शॉटगन चलाए या अपनी टांगें। ज़ॉम्बीज़ बालकनी से ऐसे कूद रहे थे जैसे उन्हें स्विमिंग पूल दिख गया हो, लेकिन अफसोस नीचे सिर्फ सख्त ज़मीन थी। एडन ने अपना बैकपैक टाइट किया और ओलंपिक लेवल की दौड़ लगाई एवा के अपार्टमेंट की तरफ। एवा भी ऊपर से प्रिंसेस इन डिस्ट्रेस बनी देख रही थी। उसने तुरंत कपड़ों की एक लंबी रस्सी बनाई और नीचे लटका दी ताकि अपने हीरो को ऊपर खींच सके। एडन ने रस्सी पकड़ी और चढ़ना शुरू किया, लेकिन ये कोई सर्कस का शो नहीं था। एक ज़ॉम्बी ने सोचा, अकेले ऊपर जाओगे, मुझे भी ले चलो, और उसने एडन की रस्सी पकड़ ली। अब एडन बेचारे का अपना वेट और ऊपर से उस अनइनवाइटेड गेस्ट का भोज। एडन ने तुरंत एवा के ठीक नीचे वाली बालकनी पर एंट्री मारी और एक नाइफ निकालकर रस्सी ही काट दी। वो ज़ॉम्बी ऐसे नीचे गिरा जैसे ऊपर से किसी ने कचरा फेंका हो, और उसका फाइनल डेस्टिनेशन वहीं हो गया। इसके बाद एवा ने भी थोड़ा स्टंट क्वीन बनकर एडन की बालकनी पर छलांग लगा दी। दोनों मिल तो गए थे, लेकिन रोमांस का टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कॉरिडोर में ज़ॉम्बीज़ की वेलकम पार्टी शुरू हो चुकी थी। एडन ने कहा, यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, हमें बाहर निकलना ही होगा। फिर शुरू हुआ असली एक्शन। दोनों कॉरिडोर में ज़ॉम्बीज़ को धोते हुए आगे बढ़े। रास्ते में एक रूम आया तो एडन ने दिमाग लगाया और दरवाज़ा खोलकर पीछे छुप गया। ज़ॉम्बीज़ गुस्से में रूम सर्विस समझकर अंदर घुसे और एडन ने फटाफट दरवाज़ा बंद करके उसका लॉक ही तोड़ दिया। अब ज़ॉम्बीज़ अंदर ही लॉकडाउन में रह गए और बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन मुसीबत उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त एक ज़ॉम्बी ने पीछे से एडन पर सरप्राइज अटैक कर दिया। दोनों के बीच काफ़ी देर तक झड़प हुई और वो दोनों लड़ते लड़ते सीढ़ियों से नीचे गिर गए। एडन थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन एवा ने अपनी मर्दानी दिखाई और उस ज़ॉम्बी का किस्सा वहीं ख़त्म कर दिया। दोनों ने फिर से अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी आया, एडन ने उसे शॉटगन से टाटा बाय बाय बोल दिया। आखिरकार वो एडन के अपार्टमेंट तक पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से एक हल्क जैसा तगड़ा ज़ॉम्बी आ गया। एडन ने एवा की जान बचाने के लिए उसे रूम के अंदर धक्का दिया और खुद उस बॉडी बिल्डर ज़ॉम्बी से भिड़ गया। बड़ी मुश्किल से एडन उसे चकमा देकर अंदर घुसा और दरवाजे के पीछे एक भारी भरकम फ्रिज लगा दिया ताकि वो ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। अंदर आते ही एडन की सांसें फूल रही थी और उसका दिमाग घूम रहा था। उसे अचानक लगने लगा कि शायद वो लड़ाई के बीच इन्फेक्ट हो गया है। उसने एवा से कहा कि वो उससे दूर रहे और उसे बेसबॉल बैट पकड़ा दिया। एडन रोने लगा और बोला, एवा मुझे मार डालो, मैं नहीं चाहता कि मैं एक ज़ॉम्बी बनकर तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। एवा रोने लगी, लेकिन एडन ने हिम्मत करके अपनी शर्ट उतारी और अपनी बॉडी चेक की, और गैस क्या, वहां एक भी खरोंच या कटने का निशान नहीं था। इसका मतलब एडन अभी भी शुद्ध देसी इंसान था। ये देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब उन्हें बस इस वायरस के खत्म होने तक साथ मिलकर सरवाइव करना था। इसी के साथ ये एडवेंचर यहाँ खत्म होता है।